Hello and welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm going to discuss how to prepare minor research project, dissertation, thesis and research paper. अगर आप बिगनिंग स्टेज पे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है एक रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कैसे रिसर्च होती है। दोज हु आर फ्रॉम सोशल साइंस बैकग्राउंड एंड स्पेशली इन एजुकेशन, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्प रहेगी। बाकी जो सोशल साइंस और अदर फील्ड से हैं उन्हें भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। अगर आप ये वीडियो देखना चाहें तो यू कैन वॉच रेस्ट। इसमें मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे रिसर्च होती है, क्या आप रिसर्च कैसे करोगे, वो पूरा आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च क्या है, एवरीथिंग आपको समझ में आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक रिसर्च टॉपिक लिया है, स्टडी ऑन सिविक सेंस अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज विद्यार्थियों में नागरिकता बोध का अध्ययन करना। तो ये एक मैंने टॉपिक लिया है और इसी टॉपिक पे बेस पे मैं पूरी रिसर्च बताऊंगी कैसे आप करोगे, क्या क्या चीजें होती है एक रिसर्च के अंदर। एक जब आप रिपोर्ट बनाते हो, रिसर्च पेपर लिखते हो, तो एक वो इसमें क्या क्या चीजें होंगी, आपकी रिसर्च कैसे करोगे, वो सारी बेसिक चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगी। बाकी लिखना कैसे होता है, कैसे रिपोर्ट, वो एक डिफरेंट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। अभी रिसर्च से रिलेटेड, एक टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीजें होंगी आपको पूरा एक्सप्लेन, अगर आपने ये पूरा वीडियो देखते तो समझ में आएगा रिसर्च क्या है। ठीक है, तो ये टॉपिक है स्टडी ऑफ सिविक साइंस एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज विद्यार्थियों में नागरिकता बोध का अध्ययन। तो सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम, जो समस्या क्या है। रिसर्च प्रॉब्लम इज अ मेन इशू और क्वेश्चन दैट द रिसर्च वांट्स टू इन्वेस्टिगेट। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो एक तरह का मेन इशू होता है, मेन क्वेश्चन, मतलब आपकी जो मेन रिसर्च प्रॉब्लम है जिसको रिसर्चर जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, उस प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से जानना चाहता है कि वो प्रॉब्लम जो वो चूज उसने की, क्या वो प्रॉब्लम सही में है, तो वो कितनी है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो अपनी इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स नो अबाउट civics rules like cleanliness and respecting public property but they do not always follow them। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, या फिर लोग होते हैं, हमारी जो सोसाइटी में लोग हैं, बच्चे हैं, कोई भी हो, वो सिविक्स रूल्स के बारे में तो जानते हैं कि हमें क्लीनिनेस रखनी चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उन्हें फॉलो भी करना चाहिए, बट लेकिन करते नहीं है। तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ टॉपिक लिया जो आप सब नोन होंगे, आपने देखा होगा कि जो लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं, वाइल ट्रैवलिंग और कभी कभी कहीं रैंडम आप किसी पब्लिक प्लेस में आप किसी देखो तो कुछ खाया, कुछ खा के वो पब्लिकली फेंक देते हैं, डस्टबिन का यूज नहीं करते। तो सिर्फ ये सिविक सेंस में आता है। सिविक सेंस क्या है कि आपको पता है कि डस्टबिन रखिए बट आप उस पर कूड़ा नहीं डालो, तो ये हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम इसमें देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है सिविक सेंस से रिलेटेड, या फिर उनका एटीट्यूड कैसा है। तो इस टॉपिक के थ्रू हम वो देखेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, टू स्टडी लेवल ऑफ सिविक सेंस, सिविक सेंस का क्या लेवल है अमंग स्टूडेंट्स, हम वो स्टडी करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है रिसर्च वेरिएबल्स। तो हमारे जो टॉपिक होता है उसमें कुछ हम वेरिएबल को स्टडी कर रहे होते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दैट कैन चेंज और वैरी। कोई भी वेरिएबल है वो जो होता है उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है जो भी चेंज हो सकती है और वैरी हो सकती है, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो वो वेरिएबल्स कहलाता है। ठीक है, चर वह तत्व होता है जिसका मान बदल सकता है, कि मतलब उसका जो वेरिएबल है उसका जो मान है वो कभी बदल सकता है। ठीक है, किसी में सिविक सेंस कम हो, किसी में ज्यादा होगी, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, मतलब ये चीजें हो सकती है। ठीक है, तो आपके जो टॉपिक है, जो टॉपिक हम लेके चल रहे थे उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो स्वतंत्र चर है, उसमें हम देख रहे हैं कि जेंडर के बेसिस पे और एजुकेशनल लेवल के बेसिस पे, लिंग और शिक्षा स्तर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो स्वतंत्र है, जिसपे किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित है, जिसपे हम जो दूसरे पे डिपेंड हो। सिविक सेंस जो होता है मेल या फीमेल पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि सिविक सेंस नागरिकता बोध वो डिपेंड करता है किसी चीज पे ना।
सिविक सेंस में एक्सचेंज डिपेंडिंग ऑन जेंडर अवेयरनेस और एजुकेशन। सिविक सेंस जो है वो चेंज हो सकता है डिपेंड ऑन जेंडर अवेयरनेस और एजुकेशन के बेसिस पे। रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, अध्ययन के उद्देश्य। तो जो आप अपना टॉपिक फॉर्मुलेट किए हो, जो टॉपिक आपने बनाया है उसमें कुछ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ उद्देश्य होगा कि आप अपनी स्टडी क्यों करना चाहते हो, क्या इसमें आप ऐसा फाइंड आउट करने वाले हो। तो ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन व्हाट द रिसर्चर वांट्स टू फाइंड आउट, क्या रिसर्चर फाइंड आउट करना चाहता है अपनी स्टडी के लिए। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव जब हम फॉर्मुलेट करते हैं उससे रिलेटेड पहले तो हम कुछ रिसर्च पढ़ते हैं, जो टॉपिक्स आप कोई भी टॉपिक लेके चल रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस रिसर्चेस है आप उसको पढ़ोगे, उसको समझोगे, क्या गैप है, पहले क्या रिसर्चेस हुई थी, उसमें क्या चीज नहीं हुई थी, अब आप क्या नया ऐड ऑन करो। अगर कोई रिसर्च आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड मिलती है तो अब कोई भी रिसर्च जो पहले हो चुकी है आप उसी को सेम रिसर्च को एज इट इज करोगे तो उसमें और आपके रिसर्च में कुछ डिफरेंस नहीं है। तो उसी सेम रिसर्च को करने का कोई सेंस नहीं है। अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो उसमें कोई इंफॉर्मेशन या कोई नॉलेज ऐड ऑन करोगे तब उस रिसर्च करने का कुछ सेंस है या फिर रिसर्च की कुछ वैल्यू है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं जो मैंने बनाए हैं ताकि आपको समझ में आए कैसे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं और कैसे हम एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं। तो स्टडी द लेवल ऑफ सिविक सेंस अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स में हम सिविक सेंस देखना चाहते हैं किस लेवल का सिविक सेंस है एक कॉलेज के स्टूडेंट्स के अंदर। तो एग्जामिन अवेयरनेस अबाउट पब्लिक क्लीनिनेस से रिलेटेड जो स्टूडेंट है वो कितना अवेयर है उसको हम एग्जामिन करना चाहते हैं। to study students' attitude towards social responsibilities से रिलेटेड स्टूडेंट का क्या एटीट्यूड है हम उसको देखना चाहते हैं। ठीक है। कॉलेज विद्यार्थियों में नागरिकता बोध का अध्ययन करना, सार्वजनिक स्वच्छता के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति विद्यार्थियों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना। ये हमने 3 और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाए एग्जाम्पल के तौर पे। आप इसमें 1-2 और ऐड कर सकते हो जैसे कि टू स्टडी द लेवल ऑफ सिविक सेंस अमंग कॉलेज स्टूडेंट विद रेफरेंस टू male and female to study the civic sense level of civic sense among college students with reference to their um, एजुकेशन लेवल की आप ग्रेजुएट मतलब आप कॉलेज स्टूडेंट्स में पढ़े कॉलेज में भी आप किस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स को लेना चाह रहे हो, आप ग्रेजुएशन लेवल की स्टूडेंट्स को लेना चाह रहे हो, ग्रेजुएशन में भी आप पर्टिकुलर कौन से कोर्स के बच्चे को लेना ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ रिसर्च ऑब्जेक्टिव बना सकते हो अपने लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ये तो स्टडी द लेवल ऑफ सिविक सेंस अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे एक तो मैंने अपना ये मेन टॉपिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव बना लिया और इसी में ही मैं जैसे कुछ और रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऐड कर सकती हूँ। तो स्टडी द लेवल ऑफ सिविक सेंस अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स विद रेफरेंस टू मेल एंड फीमेल और विद रेफरेंस टू जेंडर, मतलब जेंडर के बेस पे क्या सिविक सेंस है अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। दूसरा मैं ऐसे एजुकेशनल लेवल पे लेकर के बना सकती हूँ। मतलब तो ये कुछ रिसर्च ऑब्जेक्टिव से तो फॉर्मुलेट करते हो। ठीक है। जब आप प्रीवियस स्टडी पढ़ोगे तो आपको पता चले कैसे कैसे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बने हैं, क्या चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हो, क्या क्या चीजें हैं। मतलब बहुत सारी चीजें आपको कुछ रिसर्च पढ़ने या बुक्स पढ़ने पे समझ में आएगी। ये मैं एक मोटा मोटा आपको बता रही हूँ क्या क्या चीजें आप ले सकते हो, कैसे ले सकते हो। ठीक है। तो हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, एक अनुमान। तो हाइपोथेसिस अ टेंटेटिव स्टेटमेंट प्रेडिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के बीच में मतलब चर के बीच में कैसे किस टाइप का रिलेशनशिप है उसके बारे में हम एक अनुमान लगाते हैं। ठीक है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस हम बेसिकली रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बेस पे ही हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। ये प्रेडिक्ट करते हैं कि उसके बीच में कोई रिलेशनशिप है या कुछ डिफरेंस है कि नहीं वेरिएबल्स के बीच में। वो हम एक अनुमान लगाते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा। ठीक है। फिर उसको हम स्टैटिस्टिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं। नल हाइपोथेसिस मतलब वेरिएबल्स के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है
ऑल्टरनेटिव कि हम ये मान के चलते हैं कुछ ना कुछ तो रिलेशन या कुछ ना कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक मैंने बनाई कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन सिविक सेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन सिविक सेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। तो मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सिविक सेंस, ठीक है। मैंने जो एक स्टडी सैम्पल स्टडी ली है जिसको हम जिसके थ्रू हम रिसर्च में क्या क्या देखेंगे करेंगे, उस बेसिस हमने नल हाइपोथेसिस बनाई। तो नल हाइपोथेसिस में क्या था, पुरुष और महिला विद्यार्थियों की नागरिकता बोध में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन सिविक सेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। ये हमारी नल हाइपोथेसिस है जो एक हमने बनाई है। हमने अगर 3 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाए तो हमारी हाइपोथेसिस भी उतनी ही होंगी, ठीक है। ठीक है, आप और भी हाइपोथेसिस बना सकते हो, ठीक है। तो जो हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं हम उसको स्टैटिस्टिकली और प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम जो हमारा रिजल्ट आएगा हम उसको ये कोशिश करते हैं कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें, ठीक है। तो जो आपका रिजल्ट आता है टेस्ट का, मतलब जो आप डेटा कलेक्ट करके आओगे उसके बाद आप उसको स्टैटिस्टिकली प्रूव करने की कोशिश करोगे, कुछ स्टैटिस्टिक्स लगाओगे। तो जब स्टैटिस्टिक लगाते हो तो कुछ पहले से प्री डिसाइडेड एक पॉइंट्स है जिसपे हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर पी वैल्यू 0.05 से कम है तो हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे, या पी वैल्यू हमारी 0.05 से ज्यादा है तो हम वहाँ पे नल हाइपोथेसिस जो है फेल करने में रिजेक्ट हो जाते हैं, कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जब पी वैल्यू 0.05 से कम है तो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, पी वैल्यू हमारे 0.05 से ज्यादा है तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट एविडेंस हमारे पास नहीं कि हम उसका रिलेशनशिप और डिफरेंस को प्रूव कर सकते, ठीक है। एक यहाँ पे नोट है कि यूजुअली क्वांटिटेटिव रिसर्च वी राइट इन नल हाइपोथेसिस बिकॉज स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर डिजाइन टू टेस्ट हाइपोथेसिस। क्वांटिटेटिव रिसर्च में नल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, मतलब नल हाइपोथेसिस सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही बनाते हैं, क्योंकि जो हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है, जो स्टैटिस्टिक्स हम यूज करते हैं वो इस वे में डिजाइंड होती है या फिर वो इसलिए यूज होती है कि हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सके, ठीक है। यहाँ एक और अगेन इम्पोर्टेंट नोट है कि इन क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर यूजुअली फॉलोड बाय हाइपोथेसिस। जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसमें ऑब्जेक्टिव्स के बाद हाइपोथेसिस बनाया जाता है, और जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है रिसर्चर्स ऑफन यूज रिसर्च क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ हाइपोथेसिस। हम क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं इंस्टेड ऑफ हाइपोथेसिस। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी तरह की कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट नहीं करने वाले होते, हम प्रॉब्लम को इन डेप्थ में स्टडी कर रहे होते हैं। हमें यहाँ पे कोई भी तरह का स्टैटिस्टिकल टेस्ट करके किसी चीज को प्रूव या डिसप्रूव नहीं करना होता है। हम क्वांटिटेटिव में प्रूव और डिसप्रूव करते हैं, इसलिए हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। देन डिलिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, अध्ययन की सीमाएं। जो आप स्टडी कर रहे हो, जो आप रिसर्च कर रहे हो उसमें आप कुछ बाउंड्री सेट करते हो कि जो कि ये बताती है कि रिसर्चर क्या चीज अपनी स्टडी में इंक्लूड करेगा और क्या चीज अपनी स्टडी में नहीं इंक्लूड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि कुछ हम एरिया वाइज देख सकते हैं, सैंपल देख सकते हैं, वेरिएबल। एरिया वाइज जैसे कि आपने कुछ कॉलेज चूज कर लिया, सैंपल आपकी बस इतने ही सैंपल्स लोगे, वेरिएबल जो आपकी स्टडी है उसी स्टडी में जो वेरिएबल है सिर्फ उसी को स्टडी करो, उसके बियॉन्ड स्टडी नहीं करोगे। तो डिलिमिटेशन का मतलब ये है कि आप पहले से ही कुछ बाउंड्री सेट करते हो कि आपकी जो स्टडी होगी बस इसी के अंदर होगी, इसके बाहर नहीं होगी। तो किस बेसिस पर डिलिमिटेशन करना है, क्या डिलिमिट करना है, ये आप रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ कुछ मेंशन किया है, ठीक है। कि एरिया वाइज हमने कॉलेज ले लिया, सैंपल हमने 50 बच्चों का ले लिया, वेरिएबल हमने सिर्फ सिविक सेंस लिया है। रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी ग्रोथ पद्धति। रिसर्च मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन्स हाउ द रिसर्च इज कंडक्टेड। तो अब जो आपका मेन पोर्शन है कि आप अपना रिसर्च कैसे करोगे, ठीक है। अभी तक हम एक मतलब वो भी हमारा रिसर्च का ही पार्ट था, पर लेकिन अब रिसर्च जो टॉपिक आपने चूज किया, जो प्रॉब्लम आपने सेलेक्ट किया उसको स्टडी कैसे करोगे, क्या क्या चीजें आपकी में रहेगी, वो आपको पूरे चीज के थ्रू पता चलेगा, ठीक है।
तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो यूनिवर्स, पॉपुलेशन और सैंपल का। यूनिवर्स क्या होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि कॉलेजेस में से कॉलेजेस की स्टडी करूंगी, तो पर्टिकुलर सिटी में, मतलब आप अगर स्टेट ले लो यूपी, तो यूपी में तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो सारे कॉलेजेस पढ़ पाना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। टाइम जाएगा, रिसोर्स रिसोर्स आपके पास उतने नहीं होंगे, होंगे तो वो भी वेस्ट होंगे, तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आप अपनी रिसर्च को भी आपको सही टाइम पे कंप्लीट करनी होती है, तो आप उस हिसाब से कुछ पॉपुलेशन जो है आप लेते हो। तो यहाँ पे मैंने जो है पर्टिकुलर कोई सिटी ले ली, जैसे कि मैंने यूपी में लखनऊ को ले लिया कि हम लखनऊ में जो कॉलेजेस हैं हम सिर्फ उन्हीं को स्टडी करेंगे। फिर जो हमने लखनऊ सिटी में जो कॉलेजेस है उनकी कुछ लिस्ट बनाई, उसमें से कुछ सेलेक्टेड कॉलेजेस लिए और सेलेक्टेड कॉलेजेस में से मैंने कुछ सैंपल ले लिया, ठीक है। तो हमें पूरे पॉपुलेशन को नहीं पढ़ना पड़ता, हम पूरे पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल पढ़ते हैं, ठीक है। और जो सैंपल जो होगा वो पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट करेगा, हम ये मानते हैं, और इसका मतलब यही होता है, ठीक है। जैसे कि आप गेहूं की चावल की बोरी देखो, तो चावल की बोरी में से आपने थोड़ा सा चावल निकाला और देखो कि चावल अच्छा है कि खराब है। तो अगर थोड़ा सा चावल निकाल के देखोगे, अगर आपको चावल अच्छा लगता है तो मतलब चावल जो थोड़ा सा अच्छा आपने अपने हाथों में पकड़ा था, उस बोरी का पूरा चावल वो अच्छा ही होगा वो। तो वो पूरा, वो थोड़ा सा जो चावल अपने हाथ में लिया तो वो पूरे चावल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी बोरी के चावल को, ठीक है। तो वैसे ही सैंपल होता है कि जो आप पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल लेते हो जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग के दो प्रकार होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत कुछ सैम्पलिंग्स आती हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सबसे पहले 500 स्टूडेंट लिस्ट, लॉटरी मेथड, सेलेक्ट 50 स्टूडेंट्स। आपने लिस्ट बनाई 500 बच्चों की, उसमें से आपने लॉटरी मेथड के थ्रू 50 बच्चों को सेलेक्ट किया, फिर 100 बच्चों को, मतलब आप कुछ बच्चों को आप सेलेक्ट करते थ्रू लॉटरी मेथड, ठीक है। फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है कि आपने जो हर 10th स्टूडेंट था लिस्ट में, आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। जो आपकी 400-500 बच्चों की लिस्ट है उसमें से जो हर 10वें नंबर पे स्टूडेंट होगा आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, तो सिस्टमैटिक हो गया, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है, आपने स्टूडेंट्स को डिवाइड किया ग्रुप्स में based on boys and girls and select samples from each। आपने कुछ लड़कों का ग्रुप बनाया, कुछ लड़कियों का ग्रुप बनाया, उसमें से एक एक करके आपने जो है सैंपल सेलेक्ट कर लिए। क्लस्टर सैम्पलिंग, आपने 2 कॉलेजेस सेलेक्ट किए आउट ऑफ 10 कॉलेजेस और उसमें से फिर बच्चों को सेलेक्ट किया। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, पहले तो आपने डिस्ट्रिक्ट चूज किया, यूपी में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बनाई, डिस्ट्रिक्ट में से कुछ उसमें जो जो कॉलेजेस है, फिर उस कॉलेजेस की लिस्ट बनाई, और फिर उन कॉलेजेस को भी रैंडमली सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट को रैंडमली से उसमें से भी कुछ स्टूडेंट्स चूज कर लिए, ठीक है। ये हो गया आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। बेस्ड ऑन हमारी जो स्टडी है हम उसमें रैंडम सैम्पलिंग लेके चल रहे हैं, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है कि में के अंदर बताता कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो आपके पास सैंपल अवेलेबल था आपने उसको ले लिया। जैसे स्टूडेंट्स अवेलेबल इन क्लासरूम्स आर सेलेक्टेड, तो जो स्टूडेंट्स आपके पास अवेलेबल थे क्लासरूम में हमने उन्हीं को ले लिया अपनी स्टडी में, ठीक है। पर्पसिव सैम्पलिंग, कुछ स्टूडेंट्स को आपने पर्पसिवली सेलेक्ट कर लिया जो सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो आपने पर्पसिव सैम्पलिंग किया, जो आप अपने पर्पस को सर्व करने के लिए कुछ सैंपल्स ले लिए कि आपको लग रहा है कि आपकी रिसर्च के लिए सबसे बेस्ट होंगे, तो आपने उनको ले लिया। कोटा सैम्पलिंग, कि आपने कोटा लगा दिया कि आपको 25 लड़के चाहिए, 25 लड़कियां ही चाहिए। स्नोबॉल सैम्पलिंग, आप एक बच्चे से मिले, आपने आपने उसको सेलेक्ट किया, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे, फिर उस बच्चे ने दूसरे बच्चे के बारे में बताया, दूसरे बच्चे ने तीसरे बच्चे को। तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है, मतलब एक बॉल को आप फेंको तो गोल 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 घूम के जाएगी, तो मतलब एक एक के थ्रू दूसरा, दूसरे के थ्रू तीसरा, तो ये क्या स्नोबॉल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है हम ज्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्वालिटेटिव रिसर्च, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च में इसलिए यूज होती है कि हमें
जो पॉपुलेशन होती है और जो हमारी स्टडी होती है उसको इन डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, हम ज़्यादा लोगों पे रिसर्च करना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छे से उस प्रॉब्लम की तह तक जानना चाहते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटीज मतलब दोनों स्टडी में प्रॉब्लम की डेप्थ में जाना चाहते हैं, पर हमें चाहिए कि जैसे कि हम सिविक साइंस एंड हम कॉलेज स्टूडेंट्स पढ़ रहे एटीट्यूड देखना चाहते हैं तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेंगे। तो हमें जब अपनी स्टडी की बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है या फिर चाहते हैं कि हर कोई इंक्लूड हो हमारी स्टडी में, मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर चांस ज़्यादा होती है कि हमारी स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हो या एक पर्सन के सेलेक्ट होने की चांसेस ज़्यादा होती है, तो हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये होती है कि एक पर्सन के सेलेक्ट होने की चांसेस कम हो जाती है, और हम क्वालिटेटिव स्टडी में इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं इसलिए क्योंकि हमें एक स्टडी को बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है। हमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं आती है, बहुत ज्यादा लोग की जरूरत है। हमारे पास एक पर्सन अवेलेबल तो हमारी स्टडी तो भी कंप्लीट, हमारे पास 2 अवेलेबल है तो भी हो जाएगा, हमारे पास 3 अवेलेबल है तो भी हो जाएगा। क्वालिटेटिव में क्या देख रहे हैं, हम क्वालिटी को देख रहे हैं, तो हमें क्वालिटी के लिए हमारे पास जितने लोग हैं हमारे उतने में ही काम चलेगा। हम क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी को स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारे पास जितने ज्यादा लोग होंगे हमारी स्टडी उतनी ज्यादा वैलिड होगी, उतनी ज्यादा मेरी रिलायबल होगी। तो मतलब जो प्रॉब्लम है वो सबके साथ है, ज्यादा लोगों के साथ, तो वो क्या होगा, रिलायबल होगी। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ रिसर्च है। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में आता है बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च। रिसर्च अप्रोच होते हैं आपका क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स्ड मेथड रिसर्च। रिसर्च डिजाइन आपकी एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशनल होती है। ठीक है, तो यहाँ रिसर्च अप्रोच देखते हैं। ठीक है, तो जो रिसर्च अप्रोच होती है वो 3 तरीके, एक होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव और एक होती है मिक्स्ड मेथड। ठीक है, क्वांटिटेटिव हमको जब नंबर्स में, जब हमें ज़्यादा लोगों के बारे में स्टडी करना होता है या फिर बहुत ज़्यादा लोग हमें चाहिए होते हैं तो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। क्वालिटेटिव हमें किसी के एक्सपीरियंस को इन डेप्थ में समझना हो, कुछ बहुत अच्छे से समझना हो, हमें किसी एक प्रॉब्लम को बहुत डेप्थ में समझना हो और हमें हमें किसी एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से समझना, क्वालिटेटिव जहाँ हमें क्वालिटी देखनी होती है। ठीक है, क्वांटिटेटिव जहाँ नंबर्स हो वहाँ पे हमारी क्वांटिटेटिव स्टडी होती है। मिक्स्ड मेथड क्या होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को मिक्स कंबाइन करके जब हम दोनों अप्रोचेस को यूज करते हैं तब हमारी मिक्स्ड मेथड स्टडी होती है। क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है वो 3 तरह की होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, एक्सपेरिमेंटल है, फिर कोरिलेशनल है। क्वालिटेटिव में आपका फिनोमेनोलॉजिकल, एथनोग्राफी, केस स्टडीज में हिस्टोरिकल मेथड भी और भी काफी सारे क्वालिटेटिव रिसर्च होती हैं, मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च के इसके अलावा भी और टाइप्स हैं और भी मेथड्स है जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव पे। मैंने अभी इसमें बस इतना ही दिखाया, मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है उसके बारे में इन डेप्थ स्टडी होगी। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में जैसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें तो हम किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो हमें कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशनशिप देखना है या फिर टेस्ट करना होता है तब। कोरिलेशन हमें किसी वेरिएबल्स के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशनशिप देखना होता है तब हम देखते हैं कोरिलेशनल। फिनोमेनोलॉजिकल क्वालिटेटिव में की जो हमारी स्टडी की जो टाइप है, हम किसी के लिव्ड एक्सपीरियंस को जब हम स्टडी करते हैं तो फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी करते हैं। एथनोग्राफी हम किसी कल्चरल ग्रुप के बारे में पढ़ना होता है तो हम उस स्टडीज कल्चर ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप के कल्चर को स्टडी करना होता है तो हम एथनोग्राफी पढ़ते हैं। केस स्टडी हम किसी को इन डेप्थ में किसी के केस को स्टडी करना चाहते हैं तब हम केस स्टडी यूज करते हैं अपने स्टडी के लिए। तो जो टाइप्स ऑफ रिसर्च आपके बेसिक रिसर्च, वो थ्योरी डेवलप और नॉलेज को डेवलप करने के लिए स्टडी होती है। अप्लाइड रिसर्च सॉल्व्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और एक्शन रिसर्च सॉल्व इमीडिएट लोकल प्रॉब्लम्स। तो बेसिक रिसर्च जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखते हैं कि सिविक सेंस के पीछे, जो सिविक सेंस होता है लोगों का, उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व है, हमें उसके पीछे
क्या थ्योरी क्या चीज़ है वो सब देखना है, पढ़ना है, उसको डेवलप करना है। तो उसके लिए हमारी बेसिक रिसर्च अप्लाइड रिसर्च सॉल्व्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, स्टडी वेज टू इम्प्रूव सिविक सेंस अमंग स्टूडेंट्स। तो हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम के सिविक सेंस जो है स्टूडेंट्स के बीच में या नहीं है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए हम जब अप्लाइड रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं कि रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व करने के लिए। Applied research के टीचर studies how awareness activities improve civics behavior in class। तो टीचर जब स्टडी कर रहा है कि अवेयरनेस एक्टिविटीज कैसे सिविक्स बिहेवियर, जो क्लास में जो बच्चों का सिविक बिहेवियर होना चाहिए, सिविक सेंस होनी चाहिए, उसको थ्रू एक्टिविटीज कैसे इम्प्रूव कर सकता है, या फिर कोई इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च होती है वो एक्शन रिसर्च है कि क्लास में जो प्रॉब्लम हुई आपने तुरंत ही उसको सॉल्व किया, तो वो एक्शन रिसर्च होती है। ठीक है। डिजाइन, आपकी रिसर्च डिजाइन क्या क्या होती है? एक तो आपकी एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशनल। तो एक्सपेरिमेंटल में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो है इफेक्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सिविक सेंस अमंग स्टूडेंट्स। तो क्लासरूम टीचिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सिविक सेंस। तो जब आप क्लास में कोई टीचिंग कर रहे हो कि किसी टीचिंग ऐसे कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हो, कुछ ऐसी एक्टिविटी करा रहे हो, उसके उससे क्या सिविक सेंस डेवलप हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट होता है क्लासरूम टीचिंग के थ्रू, वो आप जब स्टडी करना चाहते हो तो आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी करो। जैसे कि आपने कुछ मेथोडोलॉजी यूज की टीचिंग की पढ़ाने के लिए, कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ाया या कुछ भी आपने कोई एक्टिविटी कराई, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है सामने वाले पर्सन पे, तो वो एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव, हम डिस्क्राइब करो एग्जिस्टिंग सिचुएशन को, एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग के प्रति टीचर्स का क्या एटीट्यूड है। ठीक है। तो आप उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्टिव यूज करो। कोरिलेशन, आप वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करना चाहते हो कि इंटेलिजेंस और एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, क्या है वो रिलेशनशिप, तो कैसा रिलेशनशिप है और उसका रिलेशनशिप है कि नहीं, जो भी है। आप जब दो वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करते हो तो वो होता है कोरिलेशन। ठीक है। तो ये जो टाइप्स ऑफ रिसर्च और ये रिसर्च अप्रोच और रिसर्च डिजाइन मैंने बताया, ये इसके टाइप्स जो बताए वो इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि आपको जो आप मेन जो हम रिसर्च प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं वो किसके अंदर आएगी, क्या चीजें होंगी, कैसे हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़ के समझ में आएगा। ठीक है। जैसे कि हमने जो अपना मेन टॉपिक है हमारा कि हम देख रहे हैं कि सिविक सेंस और कॉलेज स्टूडेंट्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो हमारी जो स्टडी है उसके बेसिस पे हुई, वो डिस्क्रिप्टिव सर्वे टाइप की स्टडी हुई। ठीक है। हम उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। ठीक है। हम एटीट्यूड देख रहे हैं, बिहेवियर देख रहे हैं, जो है वो ऐसी चीजें देख रहे हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव टाइप की हुई। हम इसमें कोई जो हमारी स्टडी ना वो कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख रही है, ना ही कोई कोरिलेशन है कि हम दो वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि जो आपकी रिसर्च डिजाइन होती है वो किस टाइप की होती है, क्या आप उसमें स्टडी करते हो। और एक पर्टिकुलर सिविक सेंस का एक एग्जाम्पल लेकर ही मैंने बताया कि हम पढ़ हम सिविक सेंस रहे हैं पर लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंटल में वो स्टडी डिफरेंट हो जाएगी, डिस्क्रिप्टिव में डिफरेंट हो जाएगी, कोरिलेशन में डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। तो जब आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट बनाओगे तो आप उसमें मेंशन करोगे ना कि आपकी रिसर्च डिजाइन कौन सी है, आप कौन सा रिसर्च मेथड यूज कर रहे हो, क्या क्या है, तो आप उसको लिखना होगा वहां पे। तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में आप कैसे क्या क्या चीजें बताओगे, क्या चीजें, वो सारी चीजें आपकी उसी में आएंगी। ठीक है। देन ये रिसर्च मेथड्स हैं, जैसे सर्वे मेथड होता है, इंटरव्यू मेथड, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, की आप क्या मेथड यूज करके अपनी स्टडी को इन्वेस्टिगेट करोगे। जैसे कि हमारे स्टडी में सर्वे मेथड हम यूज करेंगे। ठीक है। कोई स्टडी हो सकती है उसमें इंटरव्यू मेथड हो सकता है, कुछ स्टडी होगी उसमें केस स्टडी होगा, कुछ स्टडी होगी उसमें ऑब्जर्वेशन मेथड यूज होगा। ठीक है। देन अभी तक जितनी हमने बात की उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि जो हम एक मेन टॉपिक लेकर चल रहे हैं तो उसमें मेथोडोलॉजी क्या यूज होने वाली है। ठीक है। तो जैसा हमारा रिसर्च मेथड है वो सर्वे मेथड है। ठीक है। पॉपुलेशन हमारी क्या है, ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए। सैंपल, उसमें से हमने 50 बच्चों को लिया। ठीक है। सैम्पलिंग टेक्निक, कि आप जो सैंपल सेलेक्ट करो वो कैसे सेलेक्ट करो, हम रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू जो है सैंपल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। टूल्स, टूल्स आपके क्या होंगे, क्वेश्चन
हम जो सर्वे मेथड यूज कर रहे हैं तो सर्वे कैसे करो, क्वेश्चनर बनाकर ही करोगे। तो क्वेश्चनर हमने यहाँ बनाया डेटा कलेक्शन, वही डेटा कलेक्शन आपका सर्वे के थ्रू होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे रिसर्च टूल क्या होता है और आप उसको कैसे बनाओगे। मतलब ये यहाँ पे मैं आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके थ्रू ही मैं पूरा सब एक्सप्लेन करूँ, क्वेश्चन है कैसे बनता है, क्या होता है वो सारी चीजें, ठीक है। तो आपका जो रिसर्च टूल आप यूज करो पर्टिकुलर स्टूडेंट स्टडी के लिए वो क्वेश्चन है, प्रश्नावली, ठीक है। क्वेश्चन है सेट ऑफ क्वेश्चन यूज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या होता है, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप कलेक्ट कर जो यूज होता है डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करें क्लोज्ड एंडेड टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। हम बस यस और नो में पूछना चाह रहे हैं कि आप ये चीज करते हो कि ये चीज नहीं करते हो, आपको ये चीज पता है कि ये चीज नहीं पता, तो वो क्लोज्ड एंडेड टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछा फिर उसमें कुछ गैप दे दिया कि आप जो है अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर उस चीज के बारे में उसको अच्छे से डिस्क्राइब करो, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा आप किस टाइप का टूल यूज करना चाहते हो। तो टूल भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि आप पर्टिकुलर स्टडी जो आप कर रहे हो तो उसमें आप क्या यूज करोगे, क्या यूज होगा, वो आपकी स्टडी के लिए सही है कि नहीं है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। डू यू यूज डस्टबिन इन पब्लिक प्लेस, क्या पब्लिक प्लेस में डस्टबिन यूज करते हो। डू यू अवॉइड डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, डू यू पार्टिसिपेट, मतलब इस तरह के कुछ आपने कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, ठीक है। तो इसके थ्रू आप जो है अपना डेटा कलेक्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया कि एक एग्जाम्पल के थ्रू कि ये रिसर्च कैसे होती है, क्या क्या चीजें रिसर्च में होती है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू पूरा रिसर्च क्या है वो बता सकूं। और तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज में और उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है रिसर्च क्या है कैसे है, तो वो उनके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियरी रहेगी। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। और कोई डाउट्स या कुछ कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो।